Hello, good morning students. Welcome back. This is the 8th class students, I think. Fine. So, and we were just discussing about the Constitution of India, and I hope that you are all getting very nicely and you are enjoying the subject. Okay. So, the next heading is silent features of the Constitution. अब हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, हमारा ये थोड़ा सा चैप्टर हो गया, थोड़ा सा बचा है, तो इसमें हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। साइलेंट फीचर्स का मतलब व्हाट आर द स्पेसिफिसिटीज़ या व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, एंड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके प्रीएम्बल के बारे में भी हमने पढ़ा था, प्रस्तावना के बारे में। अच्छा, प्रस्तावना मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, स्मॉल इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा मोटा सा डॉक्यूमेंट है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में अब हर बंदा तो जाकर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा नहीं, बट एक नॉर्मली एक उसका जो एक ढांचा होता है, जो उसकी इंट्रोडक्शन होती है, वो सबको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कहा गया है। तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी टर्म्स को डिफाइन किया गया है कि हमारी कंट्री सेक्युलर होगी, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, वो सोवरेन होगी, रिपब्लिक होगी, है ना। और हमने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स देगा, है ना, कौन कौन सी फ्रीडम देगा, फ्रेटर्निटी सिखाएगा, इक्वलिटी सिखाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा जो आइडिया है वो किस में है, प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम करते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पेशल फीचर्स क्या हैं, है ना, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्पेशल बनाती हैं। तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है फेडरलिज्म। फर्स्ट पॉइंट इज FEDERALISM, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में दो लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, दो लेवल पे काम करती है। क्यों? क्योंकि हमें इतने सारे स्टेट्स हैं। अब हर वक्त नेशनल जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, वो हर इशू पर अपने रूल्स फॉलो नहीं करवाती है। कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स, आप सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना। राजस्थान का एक चीफ मिनिस्टर होगा, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होगा, बंगाल का होगा, सब जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, सबके अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। वो लोग स्टेट लेवल पे जो चीज़ें हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को चलाते हैं। क्या रूल फॉलो करवाने हैं, क्या रूल इनेक्ट करवाने हैं, किन रूलों को लागू करना है और क्या क्या राइट्स देनी है, कहाँ पर किस राज्य में क्या क्या काम होना है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा कुछ इशू ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट से बड़े होते हैं। जैसे भाई राजस्थान वालों के, एक राजस्थान के कुछ इशू होंगे तो वो राजस्थान की गवर्नमेंट सेट करेगी। महाराष्ट्र के कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मान लो बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे बारिश से रिलेटेड अगर कोई इशू है या किसी भी चीज़ से पर्टिकुलर उस स्टेट का जो इशू है, वो कौन डिसाइड करेगा, वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात को छोड़ के कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं। जैसे कि चाइना ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, तो ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे नेशन को देखना पड़ेगा, ये एक नेशनल इशू है। तो इसके बारे में कुछ भी डिसाइड कौन करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट चीज़ें डिसाइड करती है, कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और तीसरे कुछ ऐसे इशू होते हैं जिनमें दोनों टाइप की सरकारें, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, ठीक है। इसको कहते हैं फेडरलिज्म। ये
आप ऐसे समझ लो कि हमारी सरकार के काम करने का तरीका, यानी कि हम कह सकते हैं कि अवर गवर्नमेंट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ऑन द स्टेट लेवल एंड ऑन द नेशनल लेवल। तो ये जो पार्ट है, ये जो मतलब अलग अलग पार्ट्स में काम करना है, लेवल पे काम करना है, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, एक बार ये इसको स्टडी कर लेते हैं। पेज नंबर 233 पे आप बुक ओपन करिए। This arrangement implies the existence of more than one level of government in the country, one at the center and other at the state। वही मैंने आपको बताया, the central government takes decision and makes laws on the subjects concerning the entire nation। तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एंटायर नेशन मतलब पूरे देश से रिलेटेड मामलों को सुलझाती है और उसके बारे में डिसीजन लेती है, उसके बारे में लॉज बनाती है, जैसे कि फॉरेन रिलेशन, डिफेंस मैटर्स, करेंसी, कम्युनिकेशंस, रेलवेज एट्सेट्रा। कौन कौन से हो सकते हैं नेशनल लेवल के मैटर्स? फॉरेन रिलेशंस, कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, किसी के साथ हमें कोई ट्रेड करनी है, किसी से हथियार खरीदने हैं, किसी के साथ युद्ध करना है या किसी के साथ बिजनेस करना है, व्हाटएवर। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे को किस कंट्री से कैसे रिलेशन करने हैं, दिस इज़ अ नेशनल इशू, ये कोई स्टेट लेवल का इशू नहीं है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस इन दिस इशूज़। सेकेंड होता है डिफेंस मैटर्स, अभी हमने बोला। करेंसी, पैसों को लेकर। कम्युनिकेशंस, रेलवेज भी एक नेशनल लेवल का इशू है। ऐसी रेलवे तो नहीं होती ना कि राजस्थान की रेलवे अलग है और बंगाल की रेलवे अलग है। भाई रेलवे तो रेलवे पूरे देश में एक जैसी चलती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल इशू। द स्टेट गवर्नमेंट्स डील विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो सिर्फ अपने ही स्टेट की प्रॉब्लम्स को और ज़रूरतों को हैंडल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा। ऑब्वियस सी बात है, अब हर स्टेट में अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर पाई जाती है। आप लद्दाख में चले जाओ, वहाँ तो रियरिंग होती है शीप की, है ना। तो वहाँ पर तो कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता कि वहाँ पे गेहूँ उगा जाए, क्योंकि वहाँ पे ठंड ही इतनी पड़ती है। अब हम यहाँ राजस्थान में बैठे हैं तो हम कोई यहाँ पर शीप नहीं पाल सकते, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना है। और कैसा एग्रीकल्चर करना है? जो गर्मी में बढ़ सके, क्योंकि यहाँ तो बारिश कम होती है। महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ पे बारिश ही बारिश होती है, वहाँ पे अलग इशू होगी। तो स्टेट लेवल के जो इश्यूज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सुलझाती है, ठीक है भाई। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में जो पावर है, उनके पास जो शक्तियां हैं, वो उनमें प्रॉपर सेपरेशन है। ओके, दिस हो गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज बनाती है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। द स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ये समझ लो कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को 2 लेवल पर बांटता है। एक होती है सेंट्रल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और इसको हम सेंट्रल लेवल कह सकते हैं या इसको हम नेशनल लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेट लेवल। और इसके अलावा फिर इसके पास 3 तरीके की लिस्ट होती है, मतलब 3 तरीके के काम होते हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेक्स लॉ, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाता है? बोथ। इसमें दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ओके, अब हम पढ़ते हैं
द स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया डिराइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली कोई भी स्टेट होगा यूनियन में तो वो अपनी पावर कहाँ से मिलेगी उसको? कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी के लिए कितनी पावर दी गई है, कितने राइट्स दिए गए हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या लिमिट में काम कर सकती है, वो सब हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट की ड्यूटीज़ प्राइम मिनिस्टर वो कर देंगे, डिसाइड कर देंगे, या कोई भी बंदा डिसाइड कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल पे क्या क्या पावर्स दी जा रही हैं, क्या क्या राइट्स दिए जा रहे हैं, यूनियन लेवल पे क्या क्या पावर्स और क्या क्या राइट्स होंगे, और कॉन्करेंट लेवल पे क्या क्या होंगे। तो ये सारा का सारा कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इमरजेंसी द अफेयर्स ऑफ स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे तो देखो, ये बात ध्यान से सुनना कि वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग काम करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेवल की चीज़ों को देखते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनल लेवल के मुद्दों को देखती है। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या कभी कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है। ठीक है, कि किसी स्टेट में बहुत कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गई अगर इमरजेंसी में, तब क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, या अपने लेवल पर भी डिसीजंस ले सकती है। इसे कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट फीचर, जिसको क्या हमने कहा? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश की सरकार को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है नेशनल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल। नेशनल लेवल को सेंट्रल लेवल भी कहते हैं, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, और उनके कामों की लिस्ट भी अलग अलग होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। यूनियन लिस्ट, it is for central government, state list, it is for state government, and the third one concurrent list which is for both. ठीक है, तो this was the first feature of our constitution. Second feature is parliamentary form of government. अब ये क्या होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? I hope कि you are getting all these points and you are enjoying this chapter because really the chapter is very interesting. हमें पता होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो उसमें चल क्या रहा है और वो कैसे काम करती है सरकार। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? दिस अरेंजमेंट हैज पीपल electing their representative to the parliament which consists of two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. In the parliamentary form of governance, the president is the only constitutional head of the executive who acts only with the aid and advice of the real political executive, that is prime minister and council of ministers. The council of ministers is collectively answerable to the parliament. Okay. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस मतलब होता है, या गवर्नमेंट भी हम लिख सकते थे यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो कहाँ जाकर बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पार्लियामेंट दो टाइप की होती है हमारे देश में। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। सबको पता होगी, है ना? तो लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। दो प्रकार की पार्लियामेंट होती है हमारे देश में। राज्यसभा होती है स्टेट लेवल पे और ये होती है कहाँ? नेशनल लेवल पे। ठीक है, इसको सेंट्रल को बोलते हैं ना, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है।
अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द प्रेसिडेंट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अभी आप ये भी पढ़े थे शायद कि 3 टाइप की, अभी नेक्स्ट में पढ़ोगे, हाँ ठीक है। अब वहाँ एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड माना जाता है। ही इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु एक्ट्स ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये देखो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में अंतर क्या है। प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है, लेकिन वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से और उसकी मदद से ही कोई डिसीजन लेते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो प्रेसिडेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस और उसकी एड से, मतलब उसकी मदद से ही कोई डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहलाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो क्या होता है, रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट इज द हेड बट ही ऑलवेज डिसाइड एनीथिंग और मेक द लॉज विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखते हो आप लोकसभा में, कभी आप बच्चे तो 8th क्लास के इतना तो जानते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा है कभी कभी बहुत सारे मंत्री लोग बैठे रहते हैं, कितनी बहस आती है टीवी में, संसद की कार्यवाही, है ना। तो कभी देखना आप लोग, उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता ही है पीएम होते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। रेलवे मिनिस्टर होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है इनको, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। और ये जो मिनिस्टर्स इतने सारे होते हैं ना, उनको कोई भी काम करने के बाद उनको आंसर देना पड़ता है किसको, पार्लियामेंट को, जहाँ पर कि एक अध्यक्ष होता है, चेयरमैन जिसको कहा जाता है, तो उसको हर चीज़ का आंसर देना पड़ता है। कभी आप टीवी खोल के देखना, अब आप बड़े हो गए हो, आपको इतना समझ में आ जाएगा, आना भी चाहिए। कभी आप राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाही देखना, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, मतलब सॉरी यहाँ पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं, चेयरमैन को बोलेंगे, जो मैंने अभी बोला था उसमें चेयरमैन अध्यक्ष होता है। तो आप देखना एक अध्यक्ष बैठा होता है और यहाँ चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। राज्यसभा में लगभग 500 लोग, 500-600 लोग होते हैं शायद, और इसमें भी ऐसे ही कुछ होते हैं, है ना। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और इसमें भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तुम देखना टीवी में कभी कितनी बहस होती है, कितने डिस्कशंस होते हैं हर बात पर, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी नेशनल लेवल पर करी जानी है, वो अच्छी होगी बुरी होगी, क्या इफेक्ट डालेगी नेशनल लेवल पे, इन सबको डिसाइड करने में, डिस्कस करने में बहुत डिबेट होती है ना। और वहाँ पर एक प्रेसिडेंट बैठा होता है, यानी कि चेयरमैन बैठा होता है, जिसको कि अध्यक्ष कहा जाता है। सभी मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उस अध्यक्ष को, उस चेयरमैन को आंसरेबल होते हैं कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया, सही किया तो उसको क्लैरिफाई करो, गलत किया तो बताओ कि गलत कैसे हो गया। हर चीज़ का कारण बताना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर है तो कुछ भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर बन गए तो कुछ भी अपनी मनमर्जी चलाएंगे ना। हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, पहले तो जनता को भी देना पड़ता है और दूसरी बात वहाँ बैठे हुए प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष को भी देना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि इस पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, ध्यान से समझ लेना, द थर्ड पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसके बाद अब कल पढ़ाऊंगी, आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वेरियस जो भी लोग हम रिप्रेजेंट करके भेजते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से 500 करीब कुछ लोग होते हैं, और जिनकी बहुत सारी सीट हो जाती है, वो मेजोरिटी बन जाती है और वही गवर्नमेंट बनाती है। बाकी एक अपोजिशन पार्टी होती है, उसके मिनिस्टर्स बैठे होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, और उन सब लोगों के काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्यसभा में भी ऐसे ही होता है और लोकसभा में भी ऐसे ही होता है। तो जितने भी संसद के सदस्य, जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं लेजिस्लेचर्स, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव,
और तीसरे होते हैं जुडिशरी। 3 तरीके के काम मेनली करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। लेजिस्लेचर में वो लोग शामिल होते हैं जो लॉज बनाते हैं। कोई भी लॉ उनको लगा कि ये लॉ होना चाहिए तो उन्होंने लॉ डिज़ाइन कर दिया, लॉ बना दिया। दैट आर द पर्सन्स हु आर इन लेजिस्लेचर। सेकेंड होते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उन लॉज को जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन लॉज को एनेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको पहले समझते हैं और कब उनको लॉ को एनेक्ट करना है, एनेक्ट मतलब लागू करना है। ठीक है, कोई लॉ तो बना लिया, कोई रूल बना लिया, पर वो कब से चालू होगा, क्यों चालू होगा, तो वो सब ये देखते हैं एग्जीक्यूटिव। इसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी क्या करते हैं, इनके बनाए हुए लॉ को इंटरप्रेट करते हैं कि वो लॉ का मतलब क्या है, वो लॉ इस लायक है भी कि नहीं है कि उसको लागू किया जाए। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन कहलाता है और इसको कौन करता है, जुडिशरी वाले करते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने लॉ बनाया, उसके बाद इन्होंने उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया, समझा कि ये लॉ क्या है, इसके अंदर क्या कहा गया है, ये लॉ लागू करना चाहिए लोगों के ऊपर देश में कि नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये सब कौन, जुडिशरी समझ लेती है। फिर एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं वो उसको लागू कर देते हैं। कब से लागू, जब इन्होंने एक बार हाँ बोल दिया तो उसके बाद उसे लागू कब करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, तो वो सब किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का। तो दिस इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, उसकी प्रीएम्बल तैयार की गई, उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्या क्या खासियत रखी गई। तो फेडरलिज्म वॉज द फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि हमारी सरकार 2 लेवल पे काम करेगी, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा गवर्नमेंट का, कि एक अध्यक्ष होगा जिसके लिए सबको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी मनमानी कर रहे हैं, कि चीफ मिनिस्टर्स कुछ भी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, उनको सब चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। अगर वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल हुए तो उसको भी बताओ, और अगर उसमें उनको किसी चीज़ में फेलियर मिल गया, वो किसी चीज़ में नाकाम हो गए, तो उसका भी रीज़न बताओ। दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो जितनी भी ये पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, वो 3 प्रकार के अलग अलग काम करते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, उसके जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है, उसको समझती है कि क्या लॉ है, सही है कि गलत है, इसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारो। जब ये हाँ बोल देते हैं तब एग्जीक्यूटिव उसको इनेक्ट करते हैं। इनेक्ट करने का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है वो काम करता है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव एनेक्ट्स द लॉ एंड जुडिशरी जो होता है वो इंटरप्रेट्स द लॉ। आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझ आ गई चीज़ कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो ये जो होता है वो इंटरप्रेट्स द लॉ, इंटरप्रेट्स द लॉ, दैट इज इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे टिल देन, बाय बाय।